बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। आज का दिन जो है बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मुख्तसर दौरा रहा, इस दौरे में बहुत सारी ऐसी अहम बातें सामने आएंगी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत के साथ होगा। ये हम सब के इल्म में होना चाहिए कि 21 तारीख को पहले ही यूएई की तरफ से एक पैकेज का ऐलान जो है वो कर दिया गया था, जिसके मुताबिक $2 अरब जो है वो दिए गए। आज जो एलामिया सामने आया है उसमें वो जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेल की कोई डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तेल जो है वो भी फ्राहम किया रहेगा। जैसे सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को एक पैकेज मिला था कि हमें $3 अरब जो है वो वैसे मिले थे और $3 अरब का हमें डेफर्ड पेमेंट पे तेल उधार मिलने पर बंदोबस्त हुआ था। लेकिन इस तरह का कोई अभी तक ऐलान जो है वो सामने नहीं आया है। सो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद इस तरह का कोई ऐलान जो है मतवक्को। वजह इन सारी बातों की ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस मईशत और मुआशी बहरान से दो चार है, जिसका अंदाज़ा हमें मुख्तलिफ आलमी और मालियाती रिपोर्टों से हो रहा है, जिसका अंदाज़ा हमें स्टेट बैंक की मुख्तलिफ रिपोर्ट से हो रहा है, उसमें ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे हों कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो एक मामला है वो उससे निपटा जा सके। याद रहे कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने $2 अरब की पेमेंट की है और आपको अभी फ़ारूक सलीम साहब भी शायद किसी प्रोग्राम में कहते सुनाई दिए होंगे। यकीनन उन्होंने कहा है कि जितने पैसे आते हैं, अगर $1 अरब आता है तो वो हम कर्ज़ की किस्त उतारने में लौटा देते हैं उसको, तो फिर इस तरह से मुल्क उधार पे कैसे चलेगा। सो ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त ना सिर्फ सरमायाकारों के जहन में है, पाकिस्तानी अवाम के जहन में है, बल्कि हर एक शख्स के जहन में है कि हुकूमत की समत क्या है, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं और हुकूमत के फ़ैसले क्या हैं, वो अहम फ़ैसले जिनके नताइज जो मेरी और आपकी ज़िंदगियों के ऊपर पड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें कोई बात हम मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिफारती महाज पे कामयाबी है वो है इसे कि अगर हमें याद रहना चाहिए कि यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे, नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छे, जो कि उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म थे, लेकिन उसके बावजूद जो पैकेजेस दिए जा रहे थे, जो तमाम हैवी इन्वेस्टमेंट्स की जा रही थी, उनका रुझान भारत की तरफ था। जो $2 अरब पाकिस्तान को दिए गए, जो कि एलामिया के मुताबिक $3 अरब जो है वो कहे जा रहे हैं। सो ये जो रकम दी गई है, ये पाकिस्तान की तरफ एक उनका पहला बढ़ता हुआ कदम है, जिसको बहुत वार्म वेलकम किया गया, जिसका इज़हार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़े फ्रेंडली जेस्चर के साथ किया कि उन्होंने खुद गाड़ी जो है वो चलाई। और जो एक प्रोटोकॉल के खिलाफ एक बात थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक खैर सगाली का जो जेस्चर दिया है दोस्त अपने ममालिक को, ये खैर सगाली के जेस्चर्स और ये सूरत हाल से निकालने में क्या पाकिस्तान के मददगार साबित होंगे कि इसके अलावा भी हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। वो इकनॉमिक रोड मैप जो कि हमें वाज़े तौर पर हमारी तरजीहात का तयन करता नज़र आए और मिनी बजट्स के अलावा कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी पॉलिसी नज़र आए कि जिसके नतीजे में हमें समझ सकें कि आवाम को रिलीफ मिलने वाला है और आवाम सुख का सांस लेगी। ये वो तमाम बातें हैं, लेकिन इस तमाम पस मंज़र में नहीं भूलने की जो बात है वो मौलाना फजल रहमान की 2 दफ़ा से ज़रदारी साहब से मुलाकात है। क्या वो इस दफ़ा कामयाब हो जाएंगे नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को मिलवाने में, और अगर नहीं वो मिल पा रहे हैं तो वो क्या वजह है कि मिल के भी हम ना मिले, ऐसे क्या फासले हैं उनके दरमियान, जबकि दोनों का बयानिया तकरीबन अब मिलता जुलता है, दोनों सियासी इंतकाम की बात कर रहे हैं। तो और फिर जो वो कह रहे हैं 18वीं तरमीम को ख़तरा है, क्या वाकई सिंध और वफाक के दरमियान कोई लड़ाई है, और अगर कोई ऐसी लड़ाई है तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे कोई बड़ी तब्दीली जो हम देख रहे हैं, क्या निज़ाम की तब्दीली देख रहे हैं, क्या ये सब बातें सिर्फ खदशात हैं या फिर अपोजिशन की तरफ से एहतसाब का जो एक अमल है उसको बदनाम करने की कोशिशें हैं। ये तमाम बातें हैं जो कि आज हमने अपने मेहमानों के साथ डिस्कस करनी है आपके साथ, और उसके लिए मेरे मेहमान जो हैं उसमें डॉक्टर मोईद पीरज़ादा हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरे साथ डॉक्टर दानिश हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एंकर हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ देर में तारिक पीरज़ादा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत मुख्तसर ये दौरा रहा, 3 घंटे का यूएई के मतलब प्रिंस का, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, तेल उधार मिलने की बात होगी। वो दौरा जो था वो फॉर्मलाइज करने के लिए था ना, पैकेज तो पहले ऐलान हो चुका हुआ था। अब ये है कि इसके एलामिया में उसका कोई ऐलान नहीं किया गया। किस चीज़ का ऐलान नहीं किया गया कि डेफर्ड पेमेंट पे कोई तेल मिलने डेफर्ड पेमेंट का ये सही है कि एलानिया में, मैंने एलानिया देखा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अखबारात ने जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने उनको ब्रीफ किया था, अगर आप डॉन को देखें तो एक दिन पहले जब उन्होंने पैकेज का बताया था क्राउन प्रिंस के आने से पहले, तो भी उसमें ये कहा था कि $6.2 बिलियन का है, जिसमें 3 बिलियन जो हैं वो तो स्टेट बैंक के लिए हैं और 3.2 बिलियन जो हैं वो डेफर्ड ऑयल पेमेंट के बन जाते हैं, जिसमें ग़ालिबन इंटरनेशनल जो फाइनेंस जो है इस्लामिक फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है IFTC,
फाइनेंस ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेशन जो है, ट्रेड कॉर्पोरेशन जो है, उसका भी कुछ पैसा वगैरह जो है उसमें इन्वॉल्व है। अब जो रिपीट किया है डॉन ने अपनी स्टोरी को, अब से चंद घंटे पहले जो उन्होंने अपडेट किया है, उसमें उन्होंने उसी बात को वर्बैटम उन्होंने रिपीट किया है। तो एलामिया में नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान का पेपर ऑफ रिकॉर्ड है उसका क्लेम यही है कि टोटल पैकेज एग्जैक्टली उसी किस्म का है जैसा कि सऊदी पैकेज है, वो $6.2 बिलियन का बनता है। लेकिन यहाँ पर देखें एक चीज़ जो है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये मुफ्त के पैसे नहीं हैं जो वापस करने हैं। ये 3.08% के ऊपर हैं। ये उस पैसे से कहीं ज़्यादा महंगा है जो आपको IMF या एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं। सो यहाँ पे जो सवाल है जो कि मीडिया नहीं पूछ रहा और जो गवर्नमेंट कह भी नहीं रही, उस पर अक्सर लोग चुप हैं कि हमने तकरीबन ना करते करते $8 बिलियन तो हमने दोस्त ममालिक से ही ले लिए पिछले बजट के बाद से ऐड कर दिए हैं। बिकॉज $2 बिलियन खुद असद उमर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हमें चाइना ने स्टेट बैंक पे रखे थे। गालिबन अभी इंटरिम गवर्नमेंट ही थी, ये गवर्नमेंट आई नहीं थी। उसके बाद से भी कहते हैं कि चाइना ने मजीद पैसे भी रखे हैं, या भी डॉन ही की स्टोरी है कि $2 बिलियन जो है वो चाइना ने स्टेट बैंक में रखने हैं। तो अगर ये सिर्फ इनको देख लें तो ये $10 बिलियन बन जाते हैं। वो $2 बिलियन जो पहले इंटरिम गवर्नमेंट को मिले थे, 3 बिलियन एंड 2 बिलियन, तो ये $10 बिलियन बन जाते हैं। तो $10 बिलियन ऐड हो गए हैं एट अ रेट ऑफ, चाइना का हमें नहीं पता क्या रेट है, लेकिन अदरवाइज वो 3% के रेट पे ऐड हो रहे हैं। सो ये भी हमने उतारने हैं। और जो उतारना हमने कैसे है कि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग होगी। एक ही बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम कमाएंगे या हमारी रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी या हम एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कमाएंगे, तो तब हम इसको उतारेंगे। ये आई थिंक बुनियादी सवाल है जिसको हमें रेज करना चाहिए। हम कैसे उतारेंगे इसको? कैसे उतारेंगे? आपको नजर आ रहा है कोई डॉक्टर साहब कैसे उतारेंगे? क्या आपको कोई ऐसी एक पॉलिसी नजर आ रही है, कोई तरजीहात नजर आ रही हैं, कोई इकोनॉमिक रोड मैप नजर आ रहा है कि कर्ज लेकर मुल्क कैसे चलता जाएगा? भले दोस्तों के कर्ज हैं लेकिन उतारने तो हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत जब ये आ रही थी तो उससे तकरीबन 6 महीने पहले ये वाहिद इकॉनमी के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब को ये पता चल चुका था कि जी उन्होंने आगे जाके पाकिस्तान की वजारत ख़जाना संभालना है। तो एक ऐसा शख्स जिसको तकरीबन 6 महीने पहले ये पता चल जाए कि हुकूमत में इनको मिलना है, और उस सूरत हाल में हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी थी, मौशी हालात थे कि जी एक्सटर्नल डेट क्या है, करंट डेफिसिट क्या है, एग्रीकल्चर्स की प्रॉब्लम क्या है, रिज़र्व कहाँ पहुँचा हुआ है, कमर्शियल बोरिंग हमने कितनी की हुई है, हमें कितना देना है, इंटरनल डेट कितना है, खसारा कितना है, ये सारी चीज़ें पता है। एक आम आदमी को पता था, जो थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं हम जैसे तालिब इल्मों को पता था, तो उनको यकीनन पता होगा जिनको मिनिस्टर खुद तकरीर कर रहे थे। उन्होंने गैस के ऊपर उन्होंने बात की हुई है, पेट्रोल के ऊपर उन्होंने बात की हुई है, डॉलर की कीमत के ऊपर उन्होंने बात की हुई है पार्लियामेंट के फोरम पे। जी 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 जी। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या होमवर्क किया था उन्होंने। होमवर्क अगर कुछ होता, उनका एक होता है कि शैडो काबीना बनती है, जब शैडो काबीना बनती है और वही हुकूमत जब आती है तो फिर वो अपना होमवर्क काम करती है। उसे पता होता है कि हमने IMF के पास जाना है, IMF ने हम पर किस किस्म की जो है वो इंटरेस्ट लगाना है, और सारी चीज़ें सामने होती हैं। लेकिन माजरत के साथ हमारी असद उमर साहब ने इस पर कोई काम नहीं किया था। इसीलिए आते ही हम कन्फ्यूजन में थे कि आया हम दोस्त ममालिक चलें, IMF चलें, क्या करें क्या नहीं कुछ करें। हालांकि बहुत सारे अहम लोगों ने इनको बताया कि भाई आपके पास आप IMF से अगर $6 बिलियन लेते हैं, हर साल आपको 2 अगर मिलता है तो वापस भी करना है डेफिनेटली। उसमें उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगाना है जो डॉलर के हवाले से, जो ऑलरेडी आप काम कर चुके थे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि लोगों ने उनको कहा कि क्यों नहीं आप इस्लामिक सुकुक बॉन्ड जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, आप जो है यूरो बॉन्ड कर देते हैं। आपने वादा किया था नॉन रेजिडेंशियल ओवरसीज़ बॉन्ड को आप कर देंगे। AC-25 का अकाउंट आपके पास है, आप 3-4, तो इन लोगों इससे भी तकरीबन $6 बिलियन आपको मिल रहा है। इसी तरीके से जो मोबाइल, जिस तरह मोबाइल कंपनीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो और जैसे दिया गया 700 और 800 आपको जो है वो इसी तरह से डॉलर्स मिलने की उम्मीद थी। तो ये इन चीज़ों को अगर आप काम करते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया कि आपका जो फ्री ट्रेड यूनियन, अभी आपने चाइना का दौरा किया, चाइना में 75% जो ट्रेड है वो चाइना कर रही है, 25 आप कर रहे हैं। ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। फ्री अकाउंट में 5 कंट्री आपके साथ हैं, जिनमें श्रीलंका में सिर्फ आपको फ़ायदा है। आपने लोकल करेंसी के ऊपर अभी जो है बात की, और ये आपको कहा गया
कि यार आप जितनी भी एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है ये लोकल करेंसी में करें, आप डॉलर्स में क्यों कर रहे हैं। इस दफ़ा आप गए, आपने बात की, देखिए आप मलेशिया गए आपको कुछ नहीं मिला, आप यूएई गए, आप सऊदीया गए, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जनाब वो आपको फ्री नहीं मिला है। एक जगह 2.8 इंटरेस्ट पे है, एक जगह 3.0 इंटरेस्ट में है, आपको वापस करना है। आपने क्या काम किया है बताइए, आपने एक्सपोर्ट पे क्या काम किया हुआ है, आपने जो है वो मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि आपने अपने ये जो इंपोर्ट है इसके ऊपर आपने क्या काम किया हुआ है। आपको लग रहा है कि इल प्रिपेयर्ड, आपको लग रहा है कि प्रिपेयर्ड नहीं है ये डॉक्टर साहब, ये मसाइल इतने गंभीर थे जो मिले हैं। मैं डॉक्टर मोईद पीरजादा को भी जरा दोबारा इन्वॉल्व करूं वापस। डॉक्टर साहब, मसाइल इतने गंभीर थे जो हुकूमत का बार बार, हमें फिश की रिपोर्ट भी अभी जो उन्होंने अभी रिसेंटली जो उन्होंने सोल्यूशंस की जो रिपोर्ट है वो भी तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल के ऊपर कमेंट करते हमें दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी रेलेवेंट नहीं है, मैंने पढ़ी है। हाँ, लेकिन ये वो वही बयान है जो कि अवाम भी उसी चीज के ऊपर बात करते नजर आते हैं। तो रिपोर्ट कोई हमारी तरह का बैठा हुआ एनालिस्ट था बेचारा, उसने कई हफ्ते पहले लिखी है, बिकॉज वो बार बार आसिया बीबी का केस और उसके ऊपर जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिशन का रद्द-ए-अमल और रिएक्शन और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रोल बैक करना अपने डिसीजंस लेकिन को, वो पुरानी लिखी हुई रिपोर्ट है, चूंकि गोरे की लिखी हुई है और हम चूंकि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी हम समझते हैं गोरा जो भी कहता है अकल की बात करता है। वो किसी बच्चे ने लिखी होगी जिसने मास्टर किया 3 साल हुए हैं उसको, इस तरह की वो रिपोर्ट है, मैंने वो देखी है। वो कह रहा है सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बड़ा है, रिलीजियस, ये आपने देखा वो गवर्नमेंट ने इसको खासा कंट्रोल कर लिया। ठीक है, वो तो खैर इररिलेवेंट है। फिश की उन्होंने तो आपके उसकी भी ज़िमनी इंतखाबात की भी बात की है कि उसमें शो हो रहा है कि बाहर से बैठी हुई पॉपुलैरिटी भी कम कोई हो रही इतनी है। डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की पाकिस्तान के बारे में। यहाँ पर इशू ये है कि आपने पैसे कमाने हैं एक्सपोर्ट्स के जरिए या रेमिटेंसेस आपको के नजर आ रहा है सर, कोई आपको नजर आ रहा है इसके बारे में मेयर्स लिए जा रहे हैं जो हम सोचें कि चलें ये अगले 3 साल मुश्किल के होंगे लेकिन उसके बाद हम मैं उसी पे आ रहा हूँ। मोटा मोटा पहले देखें कि है क्या, कोई इसमें लंबी चौड़ी लॉजिक रॉकेट साइंस तो है नहीं है। पाकिस्तान जैसी रियासत जो है उसने पैसे कमाने, अगर उसकी एक्सपोर्ट्स होंगी, वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं या सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स हैं या कपड़े की हैं या नेट शर्ट की हैं, वो एक्सपोर्ट्स। दूसरी अर्निंग पाकिस्तान करता है रेमिटेंसेस से, जो उसको बुनियादी तौर पर मशरक़ वस्ता में जो 4-4.5 मिलियन पाकिस्तानी काम करते हैं और कुछ लोग जो बरतानिया से पैसे वापस भेजते हैं यूरोप वगैरह से, लेकिन प्रिंसिपली मिडिल ईस्टर्न जो वर्क फोर्स आपकी है वो जो पैसे भेजती है, वो रेमिटेंसेस आपकी 19 या 20 बिलियन डॉलर्स हैं और एक्सपोर्ट्स आपकी 25 से फॉल करके 20 हो गई हैं। तो 40 बिलियन डॉलर के करीब आपकी साल की आमदनी है, जबकि 60 बिलियन डॉलर प्लस आपके इंपोर्ट्स के जो खर्चे हैं, जिसमें 15 बिलियन 13-14 बिलियन आपका ऑयल का है, फिर मशीनरी का BMR जिसको कहते हैं वो है, फिर आपके जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके खर्चे। सो असद उमर का जो चैलेंज है, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि असद उमर को कुछ करना चाहिए था, लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं कि असद उमर को कुछ करना चाहिए था, उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, फाइनेंस के लोग भी हैं, बैंकर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, सिविल सर्वेंट रिटायर्ड हैं, उनमें से कोई ये खुद नहीं बता रहा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम जो हैं वो मेरे पास आए हुए थे एक दिन पहले, मैंने उनसे बार बार ये पूछा कि क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी पड़ेगी और बड़ी पेनफुल होंगी। असद उमर भी यही कह रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी पड़ेगी। तो नेट ये है कि पाकिस्तान की बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और इसहाक डार साहब की पॉलिटिक्स हमें जहाँ ले आई है, उसका सलूशन अब किसी के पास है नहीं। खाकान अब्बासी साहब मेरे एक प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि कर्जे लेते रहें, कर्जे बढ़ते हैं तो कोई मसला नहीं है। इन अदर वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि कर्जे ले लेने चाहिए थे, कर्जे लेके गुजारा होता। लेकिन उसके बाद मैंने ऑफ द रिकॉर्ड एंड ऑन द रिकॉर्ड मैंने बहुत से इकोनॉमिस्ट से, बिजनेसमैन से, जैसे अकील करीम दिदी हैं, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जुबैर हैं, डॉक्टर जुबैर मोहम्मद, सबसे पूछा और भी बहुत से लोगों से पूछा जो कंपनीज के CEOs हैं कि क्या इसहाक डार साहब जो कर्जे लेके कर्जे वापस करने की उनकी पॉलिसी थी, क्या वो सस्टेनेबल थी, क्या वो चल सकती थी? कोई भी नहीं कहता कि वो चल सकती थी, सभी ये कहते हैं कि वो बेसिकली फ्लॉड पॉलिसी थी। वो नहीं, ऑरेंज लाइन के ऊपर देखें, वो एक जो भी था नहीं बनना चाहिए था, लेकिन अब उसको ना चलाने के नतीजे में जो हमें हुर्जाने का और जो जुर्माने का बातें सुनने में आ रही हैं, उसके नतीजे में जो लॉसेस हैं, आपको लगता है इस तरह के डिलेड डिसीजंस मजीद मुतासिर कर रहे हैं? देखिए, ऑरेंज लाइन तो एक सिंगल चीज़ तो इकॉनमी को इफेक्ट इतना नहीं कर रही ना, वो तो $2 बिलियन या $2.5 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है, वो नहीं बनना चाहिए था, फजूल प्रोजेक्ट है, मतलब गरीब मुल्क के लिए, वरना फ्रांस में बनना चाहिए था, अमेरिका में बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं बनना चाहिए था। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो प्रोजेक्ट 50 अरब रुपये का है, ठीक है, कुछ लोग उससे फ़ायदा भी उठाते होंगे, लेकिन इकोनॉमिकली उसको नहीं बनना चाहिए था, कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं। अभी तो ये कि किसी पाकिस्तानी को नहीं पता ना, सारे टेलीविज़न प्रोग्राम देख लेना, सारे दानश्वर आ रहे हैं,
कोई बता तो दे कि पाकिस्तान को करना क्या है। सारे कहते हैं जी रिफॉर्म्स करनी है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के खर्चे कम करने, कैसे कम करने हैं ये लॉसेस, क्या करना है, कोई बता तो पानी रहा। सारे कह रहे हैं असद उमर करे, असद उमर कहाँ से करे कुछ? असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके, तो वो वही करेगा जो रियलिस्टिक। डॉक्टर साहब एग्री करते हैं? डॉक्टर मोहित पीरज़ादा कह रहे हैं कि मतलब किसी को भी नहीं पता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। कोई है किसी को पता तो बता दे। हाँ, वो कह रहे हैं कि किसी को पता है तो वो बता दे। तनकीद करनी तो बहुत गवर्नमेंट जो कर रही है उससे बेहतर कोई सोल्यूशन है तो जो भी है उसके पास वो ले आए। डू यू एग्री विद दैट? ये मुझसे कहा आपने? जी जी, आपसे पूछा है डॉक्टर साहब, डॉक्टर दानिश जी। मैं आपको बता रहा हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान अगर आपने IMF के पास जाना था ना, आप IMF के पास गए, जैसे अभी बताया गया, दोस्त ममालिक को गए, तो एक इंप्रेशन ये दिया गया कि जनाब ये जो कर्ज़े वगैरह हैं ये सब के सब बड़े आपको कोई इंटरेस्ट के बगैर मिले हैं। ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट है 3.0 और 2.8 है, जो खुद आप कह रहे हैं कि जी ये IMF से ज़्यादा बढ़कर है। अच्छा, एक तरफ IMF आपको हर साल $2 बिलियन दे रही है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है। मैंने तो अभी आपको बताया कि तालिम इल्म कैसे थे कि आप इस्लामिक बॉन्ड जो है वो आप फ्लोट करें, आपको उसमें पैसे मिल रहे हैं। आप यूरो बॉन्ड जो फ्लोट करें, आपको ये पैसे मिल रहे हैं। आप उसके बाद क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंशियल ओवरसीज पाकिस्तानी कैबिनेट में आपने डिस्कस किया, आपने उसको बनाया, आपको दिया गया जो इक्तिसादी जो माहिरीन है उन्होंने दिया है, उसको आप फ्लोट करें। और दूसरी बात है AC-25 जो है आपका फॉरेन अकाउंट वो है, उसमें 3 to 4 आप अपने लोगों को इंटरेस्ट दीजिए, उनसे पैसा लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जनाब इनिशियली आप जो है मिनी बजट से एग्री करते हैं डॉक्टर साहब? दीजिए, क्या नाम है, मुझे बात करने दें। अगर मुझे बात करने दें तो मैं बताऊं आपको और मजीद चीज़। अच्छा, और भी देखिए, एक तो ये है, और एक पाकिस्तान के अंदर कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती अगर NFC अवार्ड इस तरीके से पूरी दुनिया में नहीं होता है। IMF ने लिखा है कि जनाब मैंने आज तक ट्रांसफर ऑफ फंड इस तरह नहीं देखा कि जनाब ये जो NFC अवार्ड है इसमें 60% सूबे ले जाते हैं, 40% जो है वो फेडरेशन के पास रहता है, सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। और फेडरल जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है, गालियां वो खाती हैं। सूबे के पास कैपेसिटी नहीं है, इतने पैसे उनके पास चले जाते हैं, वो उनको यूटिलाइज नहीं कर सकती है, जिसकी बुनियाद पे क्या होता है, करप्शन होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की ट्रांसफर ऑफ फंड पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। आप दिखाइए ना कहाँ होता है इस तरह का ट्रांसफर ऑफ फंड। ये जो आपने ट्रांसफर ऑफ फंड NFC की बुनियाद पर 60%, जबकि सूबे, और दूसरा क्या काम होता है कि सूबे फिर अपने वसाइल तलाश नहीं करते क्योंकि उनको इतना ह्यूज अमाउंट मिल रहा हो। आपने देखा 1500 अरब रुपए जो है उसकी ऑडिट के सिलसिले में पता ही नहीं है करप्शन क्यों हो रही है, ये दुबई में इतनी बड़ी चीजें क्यों बन रही हैं, क्यों? क्योंकि पैसा आ गया है और हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, ऑयल की बात की है, मैंने एक बात कहता हूँ, थोड़ी सी एक बात मुख्तसर थी। आपके मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑयल रिफाइनरी की बात की है। जरा मालूम तो करिए कि जनाब जनरल यूसुफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उसको कोट कर देता हूं कि इंडिया के रॉ ने जब स्टेटमेंट दी थी जो लीक की थी, उस वक्त के ISI के चीफ ने किसी जगह पे कहा था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है तो उसकी फौज से पहले पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दें। आज आपने PSO का क्या हाल बनाया है, आपने SNGPL का क्या हाल बनाया हुआ है, PPL का क्या हाल बनाया हुआ है, ओगरा का क्या हाल बनाया है, OGDCL का क्या हाल बनाया है। आपकी सारी बातें उसी लोगों ने करप्शन किया, खरबों रुपए ने, डॉक्टर खरबों रुपए की करप्शन है। और आज भी ECL में जो लोग हैं उन्हीं को आपने MD और IG और DG और NG बनाए। बताएं आपकी क्या पॉलिसी है, आप क्या काम कर रहे हैं, आपका क्या डायरेक्शन है, कुछ तो डायरेक्शन दें आप, कुछ तो डायरेक्शन दी। आप हुकूमत से कह रहे हैं, हुकूमत वक्त से कह रहे हैं ना। तारिक पीरज़ादा साहब, आपने उनका एनालिसिस सुना। अब क्या वाकई, अब क्या IMF की शराइत में NFC अवार्ड भी एक शर्त है क्या, जो डॉक्टर साहब की बातों से लग रहा है कि उनको भी अगर एतराज़ है NFC अवार्ड के ऊपर, 18वीं तरमीम के ऊपर बहस भी चल रही है, और फिर जरदारी साहब भी कहते नजर आ रहे हैं कि मसला तो इन्हें जो है वो NFC अवार्ड से और 18वीं तरमीम से, तो इज़ इट कि अभी तक जो IMF के पास ना जाने का फैसला हो चुका है, हो सकता है ये भी उनकी शराइत में शामिल है? काश मैं अगर IMF में होता तो सबसे पहला मेरा हमला जो होता इस 18वीं तरमीम के इसी हिस्से पर होता। वो डॉक्टर दानिश जी को इतनी गलत बात नहीं कह रहे हैं। देखें, 57% हिस्सा जब आप आंख बंद करके उन सूबों को देते हैं जो कि पाकिस्तान में जिनको बल्दिया का निज़ाम चलाने की भी जिनमें बुनियादी सलाहियत नहीं है, आप देखें ये करते क्या हैं इस सूबे वाले, जो म्यूनिसिपैलिटीज का इंतजाम नहीं लोगों ने चलता, सेहत की, तालीम की, अवाम की फलाह से जुड़ी हुई सारी चीजें तो अब सूबे के इख्तियारात में चली गई। मैं आ रहा हूं, इन्होंने असबियत, सुबैयत के नाम पर
बलोचों के नाम पर, पंजाबियों के नाम पर, सिंधियों के नाम पर ये जनाब ये NFC अवार्ड तख्लीक किया गया था। और उसके बाद पिछले दौर में जब ये 18वीं तरमीम आई तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ किया। मैं आपको एक मिसाल यूं दे देता हूं, आप आज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसकी फेडरल गवर्नमेंट से सारे पैसे लेकर, मेरे 20 साल मैंने झक मारी हुई है, आप वो उसका 57% हिस्सा 50 रियासतों में बांट दें, आप उसके बाद देखें यूनाइटेड स्टेट्स का सुपर पावर के तौर पर हाल क्या होता है। आपने वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो लचक है, वो मरकजी हुकूमत से नहीं आप ले सकते। आप ये तो कह सकते हैं कि हमारे सूबे की इतनी ज़रूरतें हैं, हमें इतना मिलना चाहिए, आपको वो हिस्सा ना मिले, आप अदालतों में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो कि अब अदालतें खासी बेहतर हो गई हैं पाकिस्तान की, लेकिन आप जो एक छुरी से काट कर पनीर की तरह वो हिस्सा सूबे को दे देते हैं। एक मिनट, आप ये देखिए, इस सिंध की हुकूमत है, 1000 अरब रुपए से ज्यादा का इनका बजट है, और जो इन्होंने खाया है, जो डाका मारा, अंदरूनी सिंध का डाकू सियासतदान जो है उसको मुआफ करना ऐसा ही है कि आप पाकिस्तान को तबाह कर दें। सो हम फिर ये क्या ये समझें, मैं आपसे और ब्रेक पे जाना है मुझे, लेकिन ब्रेक पे जाना फिर ये समझे कि वाकई 18वीं तरमीम को खतरा और वाकई NFC अवार्ड पूरी तरमीम का जिक्र नहीं है, बात सिर्फ इस पैसों वाले हिस्से का है। वैसे एजुकेशन वाला हिस्सा भी गलत था, जो भी नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, जो इसको काउंटर जो लोग जो इससे मुख्तलिफ बयानियां रखते हैं वो कहते हैं कि बाकी जो इदारे हैं वो अपने बजट कम करें ना, आपको सूबों के बजट जो है वो उसमें आपको इख्तलाफ हो सकता है, मगर बाकी इदारे भी अपने बजट कम करें। मैं एक ही फिक्र में कह देता हूं, एक ब्रेक के बाद जी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम, और बड़ी दिलचस्प बहस जो है जो हो रही थी वो NFC अवार्ड से मुतालिक और NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम से मुतालिक। तो सर, मैंने जाते हुए सवाल ही किया था पीज़ा साहब आपसे कि क्यों नहीं इदारे अपना बजट कम करते, जो कहते हैं कि जी जो मैं दूसरा नैरेटिव दे रही हूँ, आप क्या अपने जो लोग इसको काउंटर करते हैं, मुखालफत करते हैं, वो कहते हैं जी जब कोलिशन सपोर्ट फंड ख़त्म हुआ तो आपको चाहिए था अपने बजट से उनकी डिवीजन पे गौर करते। अब आप कह रहे हैं 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए ताकि सूबों को उसका हिस्सा ना मिले, तो आप इसके बारे में क्या? वो जो बुनियादी बात थी ना 57 और 43% की, 43% वसाइल है सेंटर के पास, जो डॉक्टर साहब भी बिलवास्ता तौर पे यही कह रहे थे। अब आप उसको तकसीम करें कि वो है कितनी रकम, $45 बिलियन की कुल रकम बनती है, बाहर के कर्जे और इधर की हमारे बजट के जो पैसे हैं, उसमें से 10 अरब के करीब को 19 अरब जो हैं, ये 19 डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, 19 बिलियन डॉलर्स जो हैं, मैं डॉलर में इसलिए बात करूँ ताकि समझ आ जाए बात बेच लो, तो वो रकम वो है जो आपने इंटरेस्ट और उसमें पे करनी है। 10 अरब डॉलर के करीब आपका डिफेंस का बजट है। जी, वो अब तो बिल्कुल ही बल्कि 8 और 8.5 पे आ गई ये बात, मेरा ख्याल है, तो वो कम होकर इधर आ गया, तो 28 से चले गए, तो आपके पास है कौन सी रकम सेंटर के पास। अच्छा, अब क़यामत आ रही थी, डेवलपमेंट का ये असद जब आए हैं वजीर ख़जाना, तो मैं तो इख्तलाफ नहीं करता हूँ, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं कर्जे लेकर, डेवलपमेंट तो आपने की कोई नहीं, सड़कें बनाई हैं, सड़कों से फैक्ट्रियां नहीं पैदा होती, फैक्ट्रियां अगर होंगी, प्रोडक्ट होगी तो सड़क इस्तेमाल होगी। सर, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमने गैस और बिजली पैदा की, तो गैस और बिजली बेसिक्स है जो कि आपकी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए चाहिए, वो भी उस 96 बिलियन डॉलर के कर्ज में शामिल है, जिससे आपने वो जो 8-9 फैक्ट्रियां बनाई हैं। नतीजा ये निकला है कि आपके पास वो जो आप ड्यू हो गए, 9 बिलियन डॉलर आपने इस साल कर्ज दिया है ना वापस, तो वो कैसे दें आप? चुनाचे आप असद के पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि आप मजीद कर्ज लें। लेकिन होना क्या चाहिए था, नवाज शरीफ का काम सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन था। मैं जब उन जमाने में यूनाइटेड स्टेट्स में था, जब ये पहली बार वजीर आजम हुआ, तो हमने तालियां बजाई कि यार एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो पाकिस्तान में आ गया, अब पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाएगा। खुदा शाहिद है, उससे बेहुदा तज्जिया मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर दानिश, अब IMF के पास जाने का फैसला बहुत डिले हो चुका, और अगर आप कह रहे हैं कि NFC जो है वो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है, IMF की भी है, तो अब मिनी बजट भी आ रहा है, गैस की कीमत भी बढ़ गई, बिजली के टैरिफ में भी इजाफा हो गया, बाकी तमाम डॉलर जो है उसकी भी कीमत हमने कर दी, डिवैल्यूएशन भी कर दी, तो मेरा ख्याल है यही शर्त बाकी रह गई है कि जिसकी वजह से नहीं अभी तय हो पा रही है शराइत। नहीं, देखिए, एक बात तो मैंने जिस तरह कहा था कि जी NFC, ये IMF ने भी इस चीज़ को उजागर किया था
कि एनएफसी अवार्ड जिस तरह ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स पाकिस्तान में है, दुनिया में किसी जगह पे नहीं है। उनकी ऑब्जेक्शन मौजूद है। लेकिन जिस सर तरह हमारे उन्होंने बिल्कुल IMF clear cut बताया है कि ना 50 अवेल साल कर पाने की वजूहात में आपसे जानना जी, जी। चाह रही हूँ कि व्हाई वी आर इनडिसाइसिव अबाउट इट। अगर ये देखिए, तय है उसकी- कि हमने जाना उसकी- है, उसकी तो नहीं, उसकी तो वजूहात ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि जनाब जिस तरह इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान की, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान इस मौके पोजीशन पे जाकर नेगोशिएट करता है जब उसका करंट डेट डेफिसिट ये हो, एक्सटर्नल डेट 94 पॉइंट समथिंग हो चुका हो, और आपका रिजर्व जो है वो कमर्शियल बोरो को निकाल दे तो 6-7 पे पहुंचा हुआ, और रेमिटेंस की आपकी हालत अब मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सपोर्ट आप देख लें, ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये सारी चीज़ें, तो उस पर अगर आप निगोशिएट करने जाते हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली सख्त। लेकिन सर 4 माह में कुछ भी बदला तो नहीं है ना? और इस सेक्शन बदला है कुछ क्या 4 नहीं, माह तो में? यही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे देखिए, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ और जाहिर है मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, लोगों से रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, तो उसी लिहाज से कहा। मैं छोटी सी एक बात बताऊँ कि जनाब एक बात बताइए कि एक आदमी जो कि मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये नॉलेज देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। आपने कहा बजट तकरीर में असद उमर साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब अली, ये इस मुल्क की मईशत का हाल अगर सही तौर पर देखा जाए तो जो नज़र आ रही है उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब है, और उसकी सारी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इसहाक डार के ऊपर आती है। चलें जी, हमने वो तकरीर सुनी, हमें समझ में आया कि इसहाक डार साहब ने, ज़ाहिर है इसहाक डार साहब तो नहीं, उनकी टीम, तो वो सारी की सारी उन्होंने तबाही मचा दी है। आज अगर असद उमर साहब से पूछा जाए कि भाई आपके पास कौन सी टीम है, वही टीम है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या तब्दीली ली। आइए जनाब, क्या आपको कैबिनेट में एक लेटर लिखा जनाब उस वक्त के फाइनेंस सेक्रेटरी ने, जो बाजवा साहब जो स्टेट बैंक के भी वो हैं प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने एक लेटर लिखा और इन राइटिंग लिखा, तो $200 बिलियन जो है पाकिस्तान का फला जगह पे मुल्क से बाहर है। असद उमर साहब ने इस इशू को उठाया जिस पर इसहाक डार साहब जी। उसके बाद जब अब इनकी हुकूमत आई तो सवाल ये पूछा गया, हमने पूछा भाई कहाँ है वो पैसा, हाँ। तो कहने के जनाब उन्होंने गलत बताया था। ठीक तो है। एक ऐसा शख्स जो इतना गलत बयान देता हो इन राइटिंग में हुकूमत पाकिस्तान को, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो गवर्नर है, आप सोचिए। तो ये सूरत हाल है। लेकिन आप मुझे बताइए ना, असद उमर आए, बताएं जनाब कि आपने 6 महीने पहले क्या कोई एक डायरेक्शन तो दें, कोई एक जगह पे आप दे। भी मैंने वही सवाल कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी वही सवाल कर रहे हैं जो मैं सवाल कर रही हूँ। मैं एक चीज और बताता चलूं जो 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 18वीं तरमीम में सारी 18वीं तरमीम बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें, जिस तरह एजुकेशन का हाल कर दिया है, जिस तरह हेल्थ का हाल कर दिया है, मैं आपको बताऊं 147 क्या है आर्टिकल, उसमें इन्होंने ये इख्तियार ले लिया है कि आइंदा सेंट्रल जो है यानी वफाक जो है बगैर सूबों से पूछे वाटर डैम्स या एनर्जी डैम्स के हवाले से कोई काम नहीं कर सकता है। आप बताइए, मफलूज कर दिया है। उसके बाद 63G में उन्होंने क्या कहा है कि वो शख्स चाहे वो फौज से लड़े, चाहे वो मुल्क तोड़े, चाहे वो बगावत करे, चाहे कुछ करे, 5 साल के बाद वो हुकूमत का हिस्सा बन सकता है। 62, 63 का जो आदमी एक अपना आप डिटेल में जा रहे हैं, आप डिटेल में जा रहे हैं तरमीम के, लेकिन ठीक है, मैं बता रहा हूं कि ये चंद चीजें बहुत बड़ी बड़ी हैं। बिल्कुल, और ये सही कहा कि कॉन्फेडरेशन की तरफ इसको ले गए मुल्क को, ये मुल्क को सूबों के फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन, पाकिस्तान जो कर गया, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। ठीक है, ठीक है, फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन। डॉक्टर साहब ब्रेक पहले ले लूं, फिर आपका पॉइंट इसमें ले लूं, इफ यू एग्री। नहीं ठीक, सो ब्रेक पहले और हम इसके बाद आ रहे हैं। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। अभी तक जो डिबेट हुई है उसके मुताबिक एनएफसी अवार्ड्स और 18वीं तरमीम, और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब का भी जो वो स्टेटमेंट जो है वो आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम गौर कर सकते हैं 18वीं तरमीम पे। क्या होगा, क्या सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे हम? क्या हम रोल बैक करेंगे? टू थर्ड मेजॉरिटी तो हुकूमत के पास है नहीं कि वो इसको चेंज कर सके। फराज, जो लोग करप्शन के केसेस में फंस गए हैं और उनकी अभी भी मीडिया में बड़ा असर रसूख है, वो चाहते हैं कि लोगों को फिर एक दफ़ा बेवकूफ़ बनाएं, उनको बताएं कि जी यहाँ मसला हमारे बैंक अकाउंट्स का करप्शन का नहीं है, फेक अकाउंट्स का नहीं है, मसला जो है वो हमारी सियासी जो आज़ादियाँ हैं वो छीनने की एक हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 18वीं तरमीम के अंदर कुछ डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स हैं तो उन पर डिबेट हो सकती है, उनकी करेक्शन हो सकती है, हर कानून में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात है। यहाँ मसला वो नहीं है। मसला ये है कि गुज़िश्ता 10 बरस में एक इंतहाई फ्लॉड इकनॉमिक मनसूबाबंदी की गई,
ठीक है। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लोग बेवकूफ़ थे भी, उनको मजीद बेवकूफ़ बनाया गया। उनको मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, ऑरेंज, इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो, इस किस्म के मंसूबे उनको दिए गए जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की गई। जैसे हम मेट्रो का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं जी पेशावर में बना है, लेकिन पेशावर एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसों से बैंक रोल हो रहा है। सर 1 अरब रुपया उसमें भी तो ऐड हो गया है ना उसके बजट में। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको फाइनेंस कर रहा है और उसके प्लान के अंदर उसके किराए से उसके कर्जे ने वापस होना है। वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के या सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बन रहा, इसीलिए उसको इतनी देर लग गई है। इसलिए कि बार बार उसका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होता था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने खुद उसकी स्क्रूटनी की है। यानी वो पैसा जो है वो पाकिस्तान का पैसा नहीं है। और वो उसकी लाइंस बहुत बड़ी हैं, वो पूरे शहर में फैला हुआ है। वो एक मैस ट्रांजिट सिस्टम है। इन्होंने मैस ट्रांजिट सिस्टम नहीं बनाए, इन्होंने शो मारने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए ये सारे मेट्रो यहाँ पे बनाए। नहीं डॉक्टर साहब, ये सब कुछ होगा कैसे? मैं आती हूँ आपकी तरफ। ये कैसे होगा? गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, वर्किंग रिलेशंस है नहीं अपोजिशन के साथ। अगर वो इन तमाम चीज़ों पे गौर करना भी चाहे पार्लियामान में, तो आपको लगता है कि उनको मिलेगी थोड़ी बहुत सपोर्ट? क्योंकि पार्लियामान के जरिए ये नहीं हो सकता और इमरान के पास न सादा अक्सरियत है न दूतिया अक्सरियत है। क्योंकि अगर MQM और दो चार दूसरी पार्टियां ये कहती हैं जनाब इमरान से हम आपके साथ तो हैं लेकिन इस मसले पर नहीं है, तो मसला आगे जा ही नहीं सकता। इसका बेहतरीन तरीका वो है जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म कहेगा, आप इसको एक आईनी तजाद के तौर पर इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने लेकर जाएं कि जनाब ये फलां शिकें जो हैं मुल्क के नेशनल इकोनॉमिक सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट के साथ मुतसादिम है। और आप जनाब इसकी तशरीह फरमाएं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जाते जाते ये ऑब्जर्वेशन कल या परसों दी है। उसने कहा कि हम इसकी तशरीह तो कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा हम इसकी तशरीह नहीं कर रहे, हम चंद वो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, हमने सब चीजों की नहीं करनी। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आइन के अंदर 17वीं या 18वीं या 19वीं तरमीम आ सकती है, तो 20वीं, 21वीं और 22वीं तरमीम भी आ सकती है। जब तक वो नहीं आती, आपने इंटरप्रिटेशन के जरिए, लीगल इंटरप्रिटेशन के जरिए रियासत के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रियासत का जो मफाद होता है ना, ये कलीदी बात है। रियासत के खिलाफ किया हुआ जुर्म जो है उसको मुआफ करने वाला बहुत बड़ा मुजरिम होता है। और रियासत के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो भी अदालत उज़्मा किसी भी मुल्क की कदम उठाती है, आप चाहे ना चाहे उसका एहतराम करना पड़ता है। डॉक्टर दानिश, ये तो फिर वही सूरत हाल है, वही जो हमें बता रहे हैं, जरदारी साहब भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे हैं, बाकी लोग भी यही कह रहे हैं। आपको लग रहा है अपोजिशन इत्तेहाद कर पाएगी इस एक मसले के खिलाफ? अगर उन्हें लगा कि चैलेंज होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को क्या पार्लियामान के फैसलों में दखल देना चाहिए? देखिए, एक बात थोड़ा सा बताता हुआ चलूँ। डॉक्टर मोहित ने एक बात की बड़ी ज़बरदस्त, दोनों मेहमानों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, लेकिन 280 आइन के आर्टिकल और 7 शेड्यूल को अगर आप उसकी स्टडी करें तो आप ये बताएं ना, 100 से ज़्यादा आइन के आर्टिकल्स की तो ये ख़ुद खिलाफ वर्जी करते हैं, नहीं करते हैं। उन आर्टिकल्स को ये उठा के लाते हैं जो इनके मफादात के हवाले से हैं। आइन का आर्टिकल 238, 239 मौजूद है जिसमें अमेंडमेंट करने का इख्तियार मौजूद है। और ये भी मौजूद है कि अगर कोई भी ऐसा, और ये बिल्कुल मौजूद है आइन के अंदर, कि कोई भी ऐसा एक्शन होता है, आइन का बिल पास होता है, करते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद करती है, फजलुर रहमान की कोशिशें कुछ कामयाब हो जाएंगी या वो फाइलें दिखाकर? देखिए, मैं इस बारे में वाज़े तौर पे एक बात बता दूं कि जैसे इन्होंने कहा कि ये सारा का सारा ड्रामा जो है करप्शन से बचने के हवाले से, आपने देखा कि ये इत्तेहाद इसलिए मुमकिन नहीं है अब जो बनने जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब उनको ज़रूरत थी पीपल्स पार्टी की जरदारी की, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी थी। अब तो वो सज़ा काट रहे हैं और अब कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त आसिफ अली जरदारी को सियासी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो नवाज शरीफ जो कि उस वक्त उनको इन्होंने नहीं दी, तो अब नवाज शरीफ इनको सियासी सपोर्ट क्यों देंगे? तो समझ में नहीं आता है। अपोजिशन इस वक्त जो है एक साथ नहीं खड़ी है और उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर बात है कि इस करप्शन के केस में, जो कि इस वक्त पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इस मौजूदा हुकूमत ने, मैं समझता हूँ इमरान खान का बेहतरीन फैसले हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इमरान खान को अच्छी टीम नहीं मिली है। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़, जो उनका जहन है इस मुल्क के हवाले से, खास तौर पे दो चीज़ के ऊपर, एक करप्शन का खात्मा, एक गुर्बत का खात्मा, इसके सिलसिले में वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अफसोस
कि उनके पास जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, वो इस लेवल पर नहीं है। ठीक है, और लेकिन अपोजिशन इस लेट्स सिलसिले होप में कि कुछ ये नहीं कर चीजें सकती। इफेक्ट इंटेंशन को भी और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन को भी, उस इंटेंशन की इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ सही डिसीजन जो कि करने ज़रूरी है, क्योंकि अवाम का और रियासत का मुफाद जो है वो इसी में है कि पाकिस्तान खुशहाल हो, तरक्की याफ्ता। यही हम सब की ख्वाहिश है और यही दुआ भी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले वीकेंड पे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।